मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका पुनः स्वागत है। वैदिक ज्योतिष चैनल के अगली कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा और केतु एक साथ जब किसी भाव में कुंडली में किसी घर में बैठते हैं तो उनका क्या फल रहने वाला है, क्या फल देते हैं वो, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मित्रों, चंद्रमा जो होता है वो किसका कारक होता है? मन का कारक होता है। ठीक है, शरीर में मन का, और प्रगति का कारक होता है। प्रगति का कारक भी चंद्रमा होता है। सोच का कारक होता है। ठीक है, और संभावना जैसे शब्द जब जुड़ते हैं कहीं पर तो उसका कारक भी चंद्रमा बनता है। शरीर की बात करें तो नस, रक्त, ठीक है, शरीर के अंदर जल की जितनी मात्रा होती है जल का भी कारक कौन बनता है? चंद्रमा बनता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी व्यवहार की बात करें तो प्रतिस्पर्धात्मक चीजें जो होता है वो चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फैसला, तीव्र गति से जो फैसला होता है और सही फैसला जो होता है, ठीक है, वो चंद्रमा के द्वारा ही होता है। यानी शीघ्र तत्कालिक क्षण में हमारे द्वारा जो घटनाएं होती हैं वो सब चंद्रमा के द्वारा निहित है। चंद्रमा उसमें भाग बहुत ज़्यादा लेता है। ऐसा नहीं है कि पूरा है, जैसे कि संभावना में जो है सूर्य भी भाग लेता है, मंगल भी भाग लेता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अत्यधिक मामला इनके अधिकार क्षेत्र में किसके है? चंद्रमा के। अब वही केतु की बात करें मोक्ष, ठीक, मोक्ष। केतु की बात करें तो कुछ नया अगर होगा तो केतु के द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है, नूतन, नयापन। बच्चे का जन्म का समय जो होता है, जन्म, मेहमान, ठीक है, और त्याग की स्थिति भी केतु की ओर दर्शाया जाता है। ठीक है, दया, सेवा और निष्ठा, ये केतु का गुण है। कारण कि ये सब केतु क्यों इसका कारण है, इसमें क्या है कि विचार कम, साधना की आवश्यकता ज़्यादा है, गुरु की आवश्यकता ज़्यादा है, और केतु गुरु के अधीन कार्य करता है। स्वविचार इसमें लागू बहुत कम है। परंपरा, अगर हमें कोई रास्ता मिल जाए उस रास्ते पे चलने का काम केतु बहुत अच्छा कराता है व्यक्ति को। मोक्ष का साधन तुम्हें क्या करेगा? गुरु की परंपरा के अनुसार धारण करोगे, उसको आत्मा में धारण करोगे, चित्त में धारण करोगे, तब उस पर आप चलते चले जाओगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो नया भी होगा। जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। चंद्रमा वही क्या है? स्वविचार रखता है, सभी चीजों में स्वविचार। ठीक है, नई नई विचारधारा चंद्रमा के द्वारा निकलती है। वही केतु जो है प्लेटफार्म तैयार है, प्लेटफार्म को सही रूप से सुचारू रूप से चलाने का काम केतु करता है। समझ में आपके आगे होगा। अब इन दोनों की युति अगर होती है तो पहली बात क्या होता है कि चंद्रमा और केतु एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से। क्यों माने जाते हैं? आपने सुना होगा कि जब चंद्र ग्रहण योग बनता है तो उसको चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु लगाता है। चंद्रमा को ग्रहण केतु को लगाता है, इसीलिए चंद्रमा अमावस्या को दिखना बंद हो जाता है। पूरी तरह केतु उसको ढक देता है, ग्रहण लगा देता है, तो चंद्रमा का अस्तित्व खो जाता है, बलहीन हो जाता है चंद्रमा अमावस्या के दिन। तो केतु, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन ऐसा आता है कि पावरफुल हो जाता है। तो वो कब तक पावरफुल रहता है इसका भी मापदंड नहीं निकाला गया। तो अमावस्या से लेकर के जो चौथ का तिथि आती है, चतुर्थी, वहां तक केतु बलवान रहता है। ठीक है,
और इधर अमावस्या से पीछे जब आएंगे तो जो द्वादशी तिथि होती है 12, वहां तक केतु बलवान रहता है। ठीक है, बलवान की स्थिति में होता है। जब वो चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है तो चंद्रमा अपना अस्तित्व खो देता है। जब चंद्रमा खोने के बावजूद जो आंतरिक बल है चंद्रमा का, वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? केतु के अकॉर्डिंग। तो आप उन्हीं को चंद्र ग्रहण योग के, किसी भी भाव में चंद्रमा और केतु जो बैठेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्रहण योग बन जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रहण योग की आज हमें चर्चा करना है भावगत और राशिगत के अनुसार। तो अगर चंद्रमा और केतु एक साथ प्रथम भाव में बैठते हैं तो उसका क्या फल रहने वाला है? उसका जो नैसर्गिक फल होगा वो व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। दिमाग तो बुद्ध के अधीन है, लेकिन मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क हमेशा चलायमान रहता है, दिमाग उसमें एक हिस्सा है। तो मस्तिष्क जो चलायमान होता है उसमें क्या करेगा? निरंतरता को केतु प्रभावित करेगा। तो उसमें क्या है कि डिप्रेशन आदि दे सकता है, पागलपन का स्थिति दे सकता है, बोझ दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ उसको मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। अब इससे प्रभावित क्या होगा? इससे जो तुम्हारा प्रभावित होगा वो आचरण होगा, यानी आचार। ठीक है, और विचार, ये दोनों प्रभावित करेगा चंद्रमा को केतु। ठीक है, इस पे अपनी चीजें डाल देगा, इस पे अपनी चीजें। तो इनको अपनी चीजें जब डालेगा तो व्यक्ति के अंदर स्वभाव कैसा आएगा? अंधाधुंध वाला स्वभाव आ जाएगा। जैसे किसी के एडवाइस के अनुसार काम करेगा, पहली बात तो वो। दूसरा क्या है कि वो अंधापन हो जाएगा, अंधाधुंध वाली भेड़ चाल की तरफ चला जाएगा वो। उसने कहा उसका मान लिया, उसने कहा उसका मान लिया, किसी और ने कहा उसका मान लिया, बस वो करता चला जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है, और शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं विकृति ये देता है। स्वास्थ्य के संबंधी कोई शारीरिक रूप से विकृति आपको प्रदान करेगा ग्रहण योग। जब दूसरे भाव में हम बात करते हैं तो दूसरे भाव में क्या करेगा? पारिवारिक कलेश देगा। कैसा कलेश देगा? परिवार में मतांतर रहेगा, बहुत ज़्यादा मतभेद परिवार में पैदा कर देगा। पारिवारिक रूप से मतभेद जो होगा वो बंटवारे का कारण बनेगा, वो बंटवारे का कारण बनेगा, अलगाव का कारण बनेगा। कई बार विखंडन इतना तेज हो जाता है कि उसका फायदा पड़ोसी उठा लेता है या तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। वाणी में कटुता आ जाएगी, तो वो संस्कार जो पूर्वज जनित संस्कार है उसी को लेकर ढोएगा, यानी नया करने का विचार यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ नया कुछ नहीं कर सकता, उसी पुरानी परंपराओं को, रीतियों को, कुरीतियों को। पहली बात तो रीति, यहाँ सांस्कृतिक रीति तो रहेगी नहीं। अगर चंद्र केतु यहाँ बैठे तो वो बच्चा ही है उसी परिवार में जन्मता है जहाँ कुरीतियाँ हो, कलेश के रूप हो वहाँ। तो वहाँ पर मतभेद बहुत ज़्यादा, मतांतर होगा और झगड़ा लड़ाई विवाद आदि होगा। धन स्थिर नहीं रहेगा, रोग के कारण धन बर्बाद होगा। हम तीसरे भाव की जब बात करें तो वो मतांतर यहाँ पर जब आएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? रिश्तेदारों के सहायता नहीं पाएगा, भाई बहन जो होंगे उससे विवाद होगा उसका, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा के कारण व्यक्ति आलसी हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा क्षीण होने के कारण व्यक्ति आलसी हो जाएगा, उसका दिमाग सही रूप से काम नहीं करेगा, वो बैठ के खाना पसंद करेगा, भाई बहनों पे पलने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ खराब हो, छोटी छोटी इच्छाओं पर भी बाधा उत्पन्न होने लगेगा तीसरे भाव में अगर ये स्थिति बनती है। तो व्यक्ति काल्पनिक होता है और कल्पना के इतने में डूब जाता है, कल्पना में इतना डूब जाता है कि वो क्या करता है? अपना फैसला जो है दूसरों पर छोड़ देता है। अब दूसरे के दौर में अगर हाथ में डोरी है तो वो भैया जैसा चलाएगा वैसे चलोगे आप। तो तीसरे भाव में ये स्थितियाँ रहने वाली है। चतुर्थ भाव की जब बात करते हैं हम, तो चतुर्थ भाव में पहली बात तो माता को परेशानी होने वाली है यहाँ। अब मैं केवल माता की बात नहीं कर रहा हूँ, माता समान जो तुम्हें आदर प्रेम करने वाला होगा, चाहे दादी हो या मासी ही क्यों प्रेम न करे, तो उसको भी कहीं ना कहीं पीड़ा होने वाला है। ठीक है, क्या रोग होगा माता को? नहीं, मानसिक कष्ट देगा चंद्रमा। अब अगर रोगेश का संबंध बन जाता है इसके साथ तो माता को रोग हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति हम नहीं बात कर रहे हैं, हम केवल चंद्र केतु की युति की बात कर रहे हैं। भाव की स्थिति को खराब कैसे करेगा? माता बच्चे से पीड़ित होगी, उसके स्वभाव चरित्र से पीड़ित होगी। ठीक है, पुराने घर में पानी का टपकना, छत सराव करना, ठीक है, और वाहन जो होंगे वो नया तो ले नहीं पाएगा, पुराने वाहन भी खराब होते चले जाएंगे, उसके सामाजिक स्थितियां उसकी खराब होती चली जाएंगी।
तो यहाँ पर सामाजिक स्थिति भी उसकी खराब होगी, समाज अलग थलग करने का कोशिश करेगा इस व्यक्ति को, सुख प्रभावित हो गया है यहाँ पर। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में एक कंडीशन लागू है यहाँ, अगर व्यक्ति इष्ट कृपा पाना चाहता है, अगर इष्ट कृपा उसे मिल जाए तो ये स्थितियां में संभाल हो जाएगा। क्या संभाल हो गया? पिता या पुत्र में से किसी एक को, पिता या पुत्र में से किसी एक को जो है दिमागी रोग होना तय है। कैसा दिमागी? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पागल ही हो जाए, लेकिन उसके अंदर ऐसा दुष्टता भर जाएगा कि परिवार और समाज के आचरण के विरुद्ध कार्य करेगा। वो नशेड़ी भी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां उसको रहेंगी। लेकिन गुप्त रूप से वो दिमागी होगा, गुप्त रूप से दिमागी होगा, कोई ऐसा गुण उसके अंदर होगा, पिता के अंदर भी होगा, और वो ट्रांसफर हो जाएगा पुत्र के अंदर कि वो चाहे तो उससे रोजी रोटी अगर बनाना चाहे तो वो पूरे जीवन खा सकता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाएगा। गुप्त रूप की बीमारी उसके रहेगी, गुण उसके गुप्त हो जाएंगे और गुप्त होने के कारण वो उसको जो है प्रकट नहीं कर पाएगा और उससे घाटा लगेगा उसको। लेकिन अगर इष्ट कृपा हो जाती है तो पिता पुत्र में से एक तरक्की अवश्य करेगा। यहाँ की स्थिति ये कह रही है कि काम भावना में ग्रसित ना होकर के, काम भावना में ग्रसित ना होकर के केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे तो व्यक्ति सफल हो सकता है। पंचम भाव में नहीं, स्थितियाँ खराब हैं, ठीक है, स्थितियाँ खराब हैं, कोई सही नहीं है। तो मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ, यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ कि यहाँ पर स्थितियाँ खराब हैं, यहाँ पर क्रॉस और गुड़ दोनों में देता हूँ, क्योंकि कुछ स्थितियाँ ठीक भी हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का रहेगा तो संभाल तो कुछ ना कुछ करेगा ही, यहाँ क्रॉस ही रहेगा, यहाँ पर जो है क्रॉस और गुड़ दोनों रहेगा। समझ गए होंगे, स्वराशि का चंद्रमा यहाँ कारक भाव में भी बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है क्रॉस ही रहने वाला है। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी क्रॉस ही रहने वाला है। छठे भाव में क्या पीड़ा देगा? शत्रु के द्वारा आप कुछ ना कुछ ऐसे फंसा दिए जाओगे, ऐसे तरीके से आपको अपने चंगुल में ले लेगा शत्रु कि आप उसका पीछा छुड़ा ही नहीं पाओगे, बर्बाद कर देगा पूरे जीवन। ऋण कर्ज देने वाले पीछा छुड़ाएंगे आपसे, आपको कहीं कर्ज नहीं मिलेगा और ऋण बिना आपका गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। रोग आपको कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, जो पैसा आप लेके आएंगे वो रोग में वेस्ट हो जाएगा, वो चिंताजनक हालात पैदा करेंगे कि जवाब नहीं। तो रोग ऋण शत्रु का ये चूंकि भाव है और कन्या राशि जो है वो बुद्ध की राशि है, तो आपकी बुद्धि को क्षीण करने का काम ये तीनों चीज, तीनों गुण करेंगे। रोग ऋण शत्रु आपके बुद्धि को क्षीण करेंगे, तो आप क्या करेंगे? कहीं व्यक्ति के शरण में जाने का कोशिश करेंगे, ये छोड़ दो, माहौल छोड़ के कहीं भाग चलें। त्याग की प्रवृत्ति आपके अंदर वो त्याग आएगी जिससे आपका भला नहीं होगा, भागने की कोशिश करेंगे आप, वो वाला त्याग की बात मैं कर रहा हूँ। तो छठा भाव की स्थिति ठीक नहीं है। सप्तम भाव की बात करें तो ये भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? पति पत्नी में जो है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कैसे लड़ाई झगड़ा होगा? दोनों के लड़ाई झगड़े से पुत्र को नुकसान होगा और व्यवहार संपर्क प्रेम आदि जो भावना है उनमें नहीं रहने वाला है। ससुराल आपको लूट के खा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ससुराल वाले जो हैं आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको लूट के खा लेंगे और तो आपको क्या है कई बार घर का कुत्ता बना के छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर जागृत होंगी। पार्टनरशिप आपसे कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि व्यवहार ही आपका इतना खराब हो जाएगा, आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना नहीं चाहेगा। आप व्यापारिक होना चाहते हैं तो व्यापार भी आपका कोई खास चलने वाला है नहीं। अष्टम भाव की अगर मैं बात करें तो अष्टम भाव में पूर्व जन्मों का यहाँ कृत्य आपको झेलना पड़ेगा। कौन सा जन्म आपने किया होगा तो यह पूर्व जन्म में आप ये ध्यान रखिए पशु योनि में रहे होंगे, ऐसा यहाँ बनाया जाता है, पशु योनि में रहे होंगे। लेकिन पशु योनि में होने के कारण भी आपके अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक स्थितियों से जुड़ाव का कारण रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा, आज के हालात की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई कुत्ता या गाय या कौवा पितृपक्ष में अन्न पा जाता है, पूजा का अन्न पा जाता है, मंदिर में चढ़े हुए प्रसाद को पा जाता है, ठीक है। गौ माता है, उनको देखो लगता रहता है भोग। तो इस स्थितियों में पूर्व जनित कर्म के कारण आपको मानव योनि मिला, लेकिन इस योनि को में ये जो ग्रहण योग बैठा, ये तुम्हारे कुछ कर्म वहाँ पर रहे, उसको सुधारने का अवसर तुम्हें दिया गया। तो इसमें क्या है कि आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करें, निरंतर जाप करें तो आप कोई बड़े दुर्घटना, आयु क्षीणता यानी कम आयु में जाने का योग यहाँ बनेगा, उससे बच सकते हैं। और आपका जो कर्म हास हो रहा है, अकर्मण्यता व्याप्त हो रही है, उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर भी चंद्रमा नीच का एक तो रहेगा, बड़ा स्थिति दुर्भिक्ष आपको देगा, कुष्ठ रोग भी दे सकता है। तो ये स्थितियाँ भी ठीक नहीं रहने वाली हैं। नवम भाव की बात करें तो यहाँ दोनों ग्रह क्या करेंगे? आपकी रक्षा करने का काम करेंगे।
कैसी रक्षा करेंगे? आप सोच विचार कर काम करने वाले होंगे, ठीक है। कितना सोचेंगे? बहुत ज़्यादा सोच विचार कर काम करेंगे। थोड़ा आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति रहेगी, अरे उसके पास मत जाना भाई, वो बहुत चालाक और चतुर रहे, वो चतुरता आपके अंदर दिखाई पड़ेगी। यानी अगर कोई कह रहा है कि आप भगवान का प्रसाद भी ले लें, तो प्रसाद को ऐसे लेंगे, इसी तरीके से लेंगे कि आपके भाव को देखकर व्यक्ति यही समझेगा कि यार ये तो बहुत सोच विचार करता है हर चीज़ में। धार्मिक स्थिति यहाँ पर बेहतर रहने वाली, और बेहतर रखना भी चाहिए आपको, तभी आपका कल्याण भी होगा, ठीक है। साधु संतों की सेवा से ज़्यादा, साधु संतों की सेवा या पंडितों या किसी धार्मिक स्थल से सेवा से ज़्यादा अगर अपने माँ का सेवा, दादी का सेवा अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य जो है उन्हें आशीर्वाद से बनने का काम होगा। तो 9 भाव में स्थिति हम ज़्यादा खराब नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम गुड़ के स्थान देते हैं। 10वें भाव की बात करें तो यहाँ भी हम गुड़ देंगे और क्रॉस दोनों लगाएंगे। करियर को खराब करेगा ये तो ग्रहण योग करेगा ही करेगा, परंतु यहाँ पर थोड़ी स्थिति क्या है कि केतु मित्र राशि के योग में बैठने के कारण तुम्हें कुछ प्लेटफार्म भी देगा। जैसे मान लिया किसी के फैक्ट्री का और कारखाने में आप जो है मैनेजिंग पोस्ट पे जा सकते हैं। कैसे? वो पढ़े लिखे मैनेजिंग पोस्ट पे नहीं, अपने कर्म के द्वारा, अपनी सोच बुद्धि और टेक्निकल बुद्धि के द्वारा वो देखेगा, तो तरक्की के बल पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये रहेगा, माता से कहीं ना कहीं आपका मन रहने वाला है। माता की कृपा आपको प्राप्त करने के लिए माता की सेवा करना आवश्यक है। यहाँ पर आपका करियर क्या होगा, न बढ़ेगा न घटेगा, निरंतर एक ही, जैसे 10,000 रुपये की नौकरी आप अगर कर रहे हैं तो 10,000 की ही करते चले जाएंगे। ये स्थिति आपके जीवन में रहने वाली है। कोई प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, तो प्रमोशन न मिले सरकारी से वैसे आप दूर रहने वाला है, सरकार आपकी सफलता, सरकार से आपका सफलता बनेगा नहीं। सरकार की स्थिति आपकी कब बनेगी? जब सूर्य आपका कुंडली में कहीं मजबूत स्थिति में है, सूर्य और मंगल या गुरु, तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसमें तरक्की प्रमोशन वाला स्थिति जो रहेगा वो बहुत कमजोर रहेगी आपकी स्थिति। 11वें घर की बात करें, पैसा आया गया, पैसा आया गया, निवेश आपका खत्म होने के योग में रहेगा, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में रहने वाला है, यानी अच्छा भी रिजल्ट आएगा और बुरा भी रिजल्ट आएगा। तो निवेश आपका खतरे में रह सकता है। क्यों खतरे में रह सकता है? क्योंकि आपका पैसा भोग के रास्ते पर खर्च ज़्यादा होने वाला है, या फिर कंजूस की प्रवृत्ति आपके अंदर इतना हो जाएगा कि आप अपने ही पैसे को आप बचाते चलेगे, लेकिन आपकी जो संतति है, परिवार है, पत्नी है, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ रूप में नष्ट कर रही है, या आप अपने पैसे ही का भोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी बड़ा नुकसान है, क्षति है। तो काम की भावना में ना करके एक एकत्व भावना, यानी अपने आप पर विचार करके और कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता आपकी निश्चित मिलेगी। कन्या संतान अधिक हो सकती है आपके, कन्या संतान यहाँ भी अधिक हो सकती थी, यहाँ भी अधिक हो सकती है। 12वें घर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपके कोई कलंक लग सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला आप झेल सकते हैं, रेप बलात्कार जैसे केस आपके ऊपर लग सकते हैं, स्त्री छेड़खानी, स्त्री पीड़ा, ठीक है, ये आप झेल सकते हैं। तो ये रहा 12वें घर का। अशांति इसके कारण आपका हो गया, क्योंकि अशांति का भाव ही तो अशांति, माता का देहांत आपके रहते हो सकता है, ठीक है। ये 12वें भाव का मैंने आपको बता दिया। खर्च बहुत रहेगा आपके पास। अब मैं आपको मूलतः ये बताता हूँ कि जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ 12वें घर में इनके साथ बुध भी आ जाता है तो पितृदोष भयानक लगेगा। वहीं अष्टम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा केतु, सूर्य के साथ अगर युति ऐसी बन जाती है तब तो बहुत बड़ा पितृदोष आ गया, लेकिन गुरु भी अगर बैठता है तो भी पितृदोष भयानक लगेगा। चंद्र केतु के साथ शुक्र रहेगा तो यहाँ पर जो है स्त्री जातक का पितृदोष आपको लगेगा। पंचम भाव में अगर जो है मंगल के साथ चंद्र केतु की युति हो जाए तो संतान दोष आपको लगेगा, संतान आपके जन्म नहीं लेंगे या जीते जी मर जाएंगे। लगन भाव में ही अगर चंद्रमा केतु और यहाँ पर शनि विराजमान हो जाएंगे या 10वें भाव में हो जाएंगे तो कर्म आपका लूज हो जाएगा, कर्मगत आपका जो है पूरी तरह हो जाएगा। तो इन पितृदोष, वैसे तो पितृदोष चंद्र केतु के बैठने से ही बन जाता है, पितृदोष कितना बलवान है उसको हमने आपको तरीका बताया। तो जो अगर पितृदोष की युति आपको मिले तो तुरंत देर न करते हुए आपको उसकी शांति करवा लेनी चाहिए समय रहते हुए। अगर आप करवा लेते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। वैसे भी आपको निरंतर पूजा करना है, उमा महेश्वर की पूजा करना है, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें या शिव पंचाक्षरी का मंत्र आप जप करें या करवाएं, गौदान करें, तो इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी और ये ग्रहण दोष का फल आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। मित्रों, ये रहा 12 भाव में चंद्र केतु का संपूर्ण विवरण हमने दिया, फलादेश किया। आपके कुंडली में अगर कहीं योग बनता है तो आप इसे सुधार कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो बिना स्किप करके देखें तो ये समझ में आपके आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।